हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, काफ़ी इजीली हमने चैप्टर को समझ लिया है। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई द 19th सेंचुरी इंडेंजर्ड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। तो देखिए, हमें बताना है, हमें एक्सप्लेन करना है क्यों 19th सेंचुरी में इंडेंजर को डिस्क्राइब किया गया, कैसे, न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहकर। तो देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडेंजर लेबरर वाज डन बाय द एजेंट्स। तो देखिए, ये जो इंडेंजर लेबरर होते थे ना, इनकी भर्ती किसके द्वारा की जाती थी? कुछ एजेंट्स थे, जो एम्प्लॉयर्स थे उनके कुछ एजेंट्स थे उनके द्वारा। और जो ये एजेंट्स थे, इन्हें स्मॉल अमाउंट में कमीशन मिलता था। तो देखिए, मैनी माइग्रेंट्स एग्री टू टेक अप वर्क होपिंग एस्केप पॉवर्टी एंड ऑपरेशन इन दियर होम विलेज। तो देखिए, कुछ जो माइग्रेंट्स होते थे, लेबरर्स होते थे, वो अपने आप से जाते थे ये आशा करते हुए कि उन्हें गरीबी से और जो ऑपरेशन उनके साथ होता है, यानी कि भेदभाव जो होता है, उससे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। Agents also tempted the prospective migrants by providing false information about final destination, mode of travels, the nature of works and living and working conditions। तो देखिए, वो जो एजेंट्स होते थे, ऐसा नहीं था कि वो ऐसे ही झांसे में आ जाते थे। जो एजेंट्स होते थे वो कई बार उन्हें जो है आकर्षित करते थे, ये कहकर उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती थी और कहा जाता था, ना तो उन्हें ये बताया जाता था कि उन्हें फाइनली जाना कहाँ पर है, मोड ऑफ ट्रैवल क्या होगा ये भी नहीं बताया जाता था, और कई बार किस तरह का काम उन्हें करना है, कैसी कंडीशन में रहना है और किस तरह की उनकी वर्किंग कंडीशन होगी, ये भी छुपाया जाता था उनसे। तो देखिए, ऑफन माइग्रेंट्स वर नॉट इवन टोल्ड दैट दे वर टू एम्बार्क ऑन अ लार्ज सी वॉयज। तो देखिए, कई बार जो माइग्रेंट्स होते थे, लेबरर्स होते थे, उन्हें ये भी नहीं बताया जाता था कि वो एक लंबी समुद्री यात्रा करने वाले हैं। समटाइम एजेंट्स इवन फोर्सिबली एडुक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट्स। तो देखिए, कई बार जो एजेंट्स होते थे वो उन लोगों को जिनकी इच्छा नहीं होती थी, उन्हें भी फोर्सिबली वो वहां पर ले जाया करते थे। ऑन अराइवल एट द प्लांटेशन, लेबरर्स फाउंड कंडीशन टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड इमेजिन। तो देखिए, जब वो वहाँ पर पहुँचते थे तो जो लेबरर्स थे वो पाते थे कि जो कंडीशंस हैं, जैसा उन्होंने इमेजिन किया था या फिर उन्हें बताया गया था, उससे वो बिल्कुल अलग होती थी। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन वर हार्श एंड देयर वर अ फ्यू लीगल राइट्स। तो देखिए, वो वहाँ पर पाते थे कि जो लिविंग कंडीशन है और वर्किंग कंडीशंस हैं, वो बिल्कुल उनके लिए बहुत मुश्किल होती थी और उन्हें लीगल राइट्स भी नहीं मिलते थे। What role did technology play in shaping the 19th century world? तो देखिए, टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है 19th सेंचुरी के वर्ल्ड को शेप करने में, तो जानते हैं यहाँ पर। टेक्नोलॉजी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। तो देखिए, 19th सेंचुरी के वर्ल्ड को शेप करने में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल था, जानते हैं। द इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस लाइक रेलवे, स्टीमशिप एंड द टेलीग्राफ ट्रिगर्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ इन 19th सेंचुरी। तो देखिए, इन सभी टेक्नोलॉजी के आने से जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, उसे तो ट्रिगर मिल जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा उछाल आता है, हम ये कह सकते हैं। कोलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, ये जो कोलोनाइजेशन हुआ ना, मतलब एक कंट्री ने जब दूसरी कंट्री को गुलाम बना लिया, तो इससे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए दूसरी कंट्री में जाके, खूब सारे वहाँ पर इम्प्रूवमेंट किए गए ट्रांसपोर्ट को लेके, क्योंकि उन्हें वहाँ से बहुत सारी नेचुरल चीज़ें जो थी या और जो चीज़ें थी उन्हें अपनी कंट्री में लेकर जाना था, इसलिए उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए। तो देखिए, फास्टर रेलवे, लाइटर wagons and larger ship helped move found food more cheaply and quickly from far away farms to final market। तो देखिए, अभी ये जो फास्टर रेलवे बन गया था, या जो वैगन्स थी वो बहुत हल्की हो गई थी, क्योंकि उन्हें ले जाना इधर उधर बहुत आसान होता था। जो लार्ज शिप थे, उससे क्या हुआ, जो फूड था वो चीपली और बहुत जल्दी से फाइनल मार्केट तक पहुंचाया जा सकता था। तो देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटेड शिप अनेबल्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिसेबल फूड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो देखिए, ये जो रेफ्रिजरेटेड शिप का डेवलपमेंट हुआ,
इससे जो फूड था उसे लॉन्ग डिस्टेंस तक बहुत ही आसानी से और सुरक्षित ले जाया जा सकता था। एनिमल वर नाउ सेलेक्टेड फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए अब जो एनिमल्स थे जो फूड के लिए ले जाए जाते थे मीट के रूप में, अब उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट पर ही काट लिया जाता था। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड से ले जाए जाते थे तो वहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पर ही उन्हें काट दिया जाता था, यानी कि मांस में कन्वर्ट कर दिया जाता था। एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज अ फ्रोजन मीट, और फ्रोजन मीट के रूप में यूरोप में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। व्हाट वर द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुए। दैट वीकेंड ब्रिटेन एंड स्ट्रेंथन द यूएस। तो देखिए जिससे ब्रिटेन और यूएसए की जो मजबूती थी वो वीक पड़ जाती है। क्या ऐसे डेवलपमेंट हुए, क्या ऐसे चेंजेस हुए, हम ये कह सकते हैं। तो देखिए ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रीज वर रिकंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड। तो देखिए अब जब वॉर चल रहा था तो इंडस्ट्रीज को क्या करना था, वॉर से रिलेटेड गुड को ही वो प्रोड्यूस कर रहे थे। एंटायर सोसाइटी वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज फॉर वॉर। तो देखिए पूरी जो सोसाइटीज थी वो किसके रूप में देखी जा रही थी, वॉर के रूप में। All able-bodied men went to battle and women stepped into undertake jobs that earlier only men were expected to do। तो देखिए अब क्या हो रहा था, जितने भी काम करने वाले लोग थे ना वो तो सभी बैटल में चले गए थे, और जितनी भी वुमेन थी उन्हें बाहर निकलकर जॉब करना पड़ रहा था। जो काम पहले आदमी किया करते थे, मैन किया करते थे, वो काम अब औरतों को करना पड़ रहा था। इट लीड टू स्नैपिंग of economic link between some of the world's largest economic power because they were now fighting each other to pay for them। तो देखिए अभी क्या हो रहा था कि ये जो पूरा इकोनॉमिक लिंक था, पूरे वर्ल्ड से जो ये जो पावर एक साथ जुड़ी हुई थी, ऐसी इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो थी वो जुड़ी हुई थी, वो स्नैप हो गई थी, यानी कि अलग हो गई थी, क्योंकि वो तो फाइटिंग में करने में लगे हुए थे और उनके लिए उन्हें पे भी करना हो रहा था। तो देखिए इस तरह से बहुत कुछ डगमगा जाता है। ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक। तो देखिए ब्रिटेन ने अब क्या किया, बहुत बड़े अमाउंट में मनी, पैसा जो है यूएस बैंक से ले लिया, एज वेल एज यूएस पब्लिक, और यूएस पब्लिक से भी ले लिया था, जो आम लोग थे उनसे भी ले लिया था, इन ऑर्डर टू फाइट द वॉर, युद्ध को लड़ने के लिए। द वॉर दस ट्रांसफॉर्म्ड द यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेब्टर। तो देखिए यूएस जो है पहले एक इंटरनेशनल डेब्टर हुआ करता था, यानी कि उधार लिया करता था हर एक कंट्री से, टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। तो लेकिन अब जो है स्थिति बिल्कुल बदल गई थी, अब यूएस जो है इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया था, वो जो है ब्रिटेन को उधार दे रहा था। द वॉर हैड लीड टू एन इकोनॉमिक बूम। अब देखिए ये जो वॉर था ये एक इकोनॉमिक बूम लेकर आया था। बूम का मतलब क्या होता है, मतलब जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम उछाल पर आ गई थी। दैट इज टू अ लार्ज इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि हर एक चीज़ की डिमांड जो है बढ़ रही थी, चाहे लेबर को लेके ले लो या दूसरी चीज़ों को। प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था। व्हेन द वॉर बूम एंडेड, अब ये जो वॉर बूम था ये एंड हो जाता है, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड। तो देखिए प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है। आगे देखते हैं, मैनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज वर इन क्राइसिस। तो देखिए अभी एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी क्राइसिस देखने के लिए मिलती है। बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वाज अ मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट। तो देखिए वॉर से पहले जो ईस्टर्न यूरोप था ना वो एक बहुत बड़ा सप्लायर था, किसका, व्हीट का, और पूरे वर्ल्ड में इसका व्हीट जो है वो सप्लाई किया जाता था। व्हेन दिस सप्लाई वाज डिसरिपल्ड, तो देखिए जब ये सप्लाई जो है खत्म हो जाती है, अभी वॉर की वजह से लिंक टूट जाते हैं, ये हमने पढ़ा। व्हीट प्रोडक्शन इन कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। तो देखिए अब जो है व्हीट का प्रोडक्शन कनाडा में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में होने लगता है, जो अभी कहाँ से हो रहा था, हमने पढ़ा यूरोप से हो रहा था। तो देखिए अभी वो जो है इन सभी कंट्रीज में होने लगा था। बट वंस द वॉर वाज ओवर, लेकिन जब एक बार युद्ध जो है खत्म हो जाता है, प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड अ गल्ट इन व्हीट आउटपुट। तो देखिए प्रोडक्शन जो है ईस्टर्न यूरोप में फिर से शुरू हो जाता है, और जो व्हीट है उसका बहुत ज़्यादा, मतलब मार्केट में व्हीट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। एज अ रिजल्ट ग्रेन प्राइसेस फेल। तो देखिए अभी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो उसका प्राइस जो है गिर जाएगा।
ऐसा ही होता है कि प्राइस जो है बहुत ज़्यादा गिर जाता है। रूरल इकोनॉमीज डेक्लाइन एंड फार्मर फेल इनटू डब। तो देखिए इस तरह से जो रूरल इकोनॉमीज है वो डेक्लाइन हो जाती है और जो फार्मर होते हैं वो कर्ज में दब जाते हैं। तो देखिए फिर से वही इसी तरह का क्वेश्चन है। 19th सेंचुरी इंडेंचर्ड हैज बीन डिस्क्राइब एज न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। तो देखिए इंडेंचर्ड को न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी डिस्क्राइब किया गया है। इल्यूसिडेट विद एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल देकर हमें समझाना है। इन द 19th सेंचुरी हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ इंडियंस एंड चाइनीज लेबरर वेंट टू द वर्क ऑन प्लांटेशन। तो देखिए बहुत सारे जो इंडियंस थे, चाइनीज लेबरर्स थे, वो प्लांटेशन के लिए गए, माइनिंग के लिए गए और रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे थे पूरे संसार में। इट वॉज अ वर्ल्ड फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए ये जो ऐसा समय था जब पूरे संसार में फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का समय था, एज वेल एज ग्रेट मिजरीज, और साथ ही साथ दुखों को भी ये लेकर आता है। हायर इनकम फॉर द सम, कुछ के लिए तो हायर इनकम हो रही थी, एंड पॉवर्टी फॉर द अदर्स, और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो देखिए इन इंडिया की हम बात करते हैं। इंडेंजर लेबरर्स वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए जो इंडिया में इंडेंजर लेबर थे वो हायर किए जा रहे थे एक ठेके के रूप में, विच प्रॉमिस रिटर्न ट्रैवल टू इंडिया आफ्टर दे हैड वर्क फॉर 5 years। तो देखिए उन्हें प्रॉमिस किया जाता था कि 5 सालों के बाद, काम के खत्म हो जाने के बाद वो वापस आ जाएंगे ऑन दियर एम्प्लॉयर्स प्लांटेशन, उन्हीं प्लांटेशन पर जहाँ पर वो पहले काम कर रहे थे। ग्रेजुअली इन इंडिया कॉटेज इंडस्ट्रीज डेक्लाइन। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, इंडिया में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, छोटे छोटे उद्योग थे, वो डेक्लाइन हो रहे थे। लैंड रेंट्स रॉस। अब जो जमीन थी उनका रेंट बढ़ रहा था। लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशन। अब लैंड को क्लियर किया जा रहा था माइंस के लिए और प्लांटेशन के लिए। ऑल दिस अफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ पुअर। अब ये सारी चीजें जो हैं, जो गरीब लोग थे उनके जीवन को प्रभावित कर रही थी। दे फेल टू पे दियर रेंट। तो वो अपना रेंट भी नहीं दे पा रहे थे। बिकेम इंडप्टेड एंड वर फोर्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क। अब वो बेचारे जो है कर्ज में दब रहे थे और वो मतलब उन्हें जाना पड़ रहा था, माइग्रेट होना पड़ रहा था काम की तलाश में। द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंजर्ड माइग्रेंट्स वर द करेबियन आइलैंड। मतलब ये सारी जगह थी, फिजी, मॉरिशस, साइलोन। तो देखिए यहाँ पर जो माइग इंडियन इंडेंजर माइग्रेंट थे ना, वो इन सब जगह पर माइग्रेट कर रहे थे। रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एजेंट्स एंगेज्ड बाय एम्प्लॉयर एंड पेड ए स्मॉल कमीशन। तो देखिए जितने भी एजेंट्स थे वो एम्प्लॉयर्स से छोटा सा एक कमीशन लिया करते थे। एजेंट्स ऑल्सो समटाइम tempted these migrants by providing false information about final destination, mode of travels, nature of work and living and working conditions। तो देखिए जितने भी ये एजेंट्स हुआ करते थे, ये जो माइग्रेंट्स थे उन्हें फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया करते थे, चाहे वो ट्रैवल को लेकर हो, नेचर ऑफ वर्क को लेकर हो, लिविंग और वर्किंग कंडीशन को लेकर हो। तो ये सारी गलत इन्फॉर्मेशन वो दिया करते थे। कई बार उन्हें जो है फोर्सिबली भी उनको माइग्रेट कराया जाता था। तो देखिए वाई डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट स्क्रैप द कॉर्न लॉ। तो देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ को क्यों हटाया। व्हाट वर इट्स इफेक्ट ऑन ब्रिटेन। ब्रिटेन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी हैड इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन। तो देखिए जैसे जैसे लेट 18th सेंचुरी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ब्रिटेन में, तो देखिए फूड ग्रेन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एज अर्बन सेंटर्स एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्रीज ग्रोथ। तो देखिए जैसे जैसे अर्बन सेंटर जो है एक्सपेंड हो रहे थे, बढ़ रहे थे, और इंडस्ट्रीज जो है वो भी बढ़ रही थी। द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्रीज। तो देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी कि खाने की डिमांड भी बढ़ रही थी। पुशिंग अप फूड ग्रेन प्राइसेस। इसकी वजह से जो फूड ग्रेन का प्राइस था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप। अब लैंडेड ग्रुप जो है गवर्नमेंट पर दबाव बना रहा था कि बाहर से जो ग्रेन इंपोर्ट होता है उसको बंद किया जाए। तो देखिए अब क्या होता है, द लॉ अलोइंग गवर्नमेंट टू डू दिस वर कॉमनली नोन एज कॉर्न लॉ। तो देखिए ये जो गवर्नमेंट जो है ये जो रोक लगाती है, इस रोक को कॉर्न लॉ कहा गया। ठीक है। तो देखिए अनहैप्पी विद हाई फूड प्राइसेस इंडस्ट्रियलाइजेस। तो देखिए एक तरफ जो लैंडलॉर्ड्स थे, लैंड ओनर्स थे, वो तो कह रहे थे कॉर्न लॉ को स्क्रैप कर दो। जो इंडस्ट्रियलाइजेस थे और अर्बन ड्वेलर्स थे वो कह रहे थे कि इसको हटाओ, जो इम्पोर्ट है वो होना चाहिए।
तो ये सारी स्थिति चल रही थी। तो देखिए इसका इफेक्ट हम देखते हैं क्या होता है। आफ्टर द कॉर्न लॉ वर स्क्रैप्ड, फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। अब जब कॉर्न लॉ को हटा दिया गया, मतलब अभी नहीं लगा था, इंपोर्ट हो रहा था सामान, तो क्या हुआ, ब्रिटेन में सस्ते में खाने की चीज़ें मिलने लगती हैं। दैन इट कुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, जैसा कि कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा था उससे सस्ते में मिल जाती है वो सारी चीज़ें। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू compete विद इम्पोर्टर्स। तो देखिए अब जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर थी वो कंपटीशन नहीं कर पाती है इम्पोर्टर्स से, क्योंकि सस्ते में उन्हें जो लागत आती थी वो ज़्यादा थी। वास्ट एरिया ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। तो देखिए जो वहाँ पर लैंड ओनर्स थे उन्होंने क्या किया, जो वास्ट एरिया था, बड़ा सारा एक एरिया था लैंड का, उसे अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया। और थाउजेंड ऑफ मैन एंड वुमेन वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क, दे फोक टू द सिटीज टू माइग्रेटेड ओवरसीज। तो देखिए उन्होंने कल्टीवेशन को तो छोड़ दिया, जितने मैन और वुमेन थी उन्होंने क्या किया, काम की तलाश में वो जो है सिटी से और कंट्री से बाहर जाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई इकोनॉमी ऑफ यूएसए वाज स्ट्रांग इन अर्ली 1920। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि यूएसए की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो स्ट्रांग थी अर्ली 1920 में। डू यू एग्री विद द रूट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ले इन दिस बूम। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ इसकी वजह से ये बूम आया, ये उछाल आया यूएसए में, ये स्ट्रांग हुआ, कैसे, ये जानते हैं हम। तो देखिए द ईयर ऑफ 1929 कम टू बी नोन एज द ग्रेट डिप्रेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं 1929 में को ग्रेट डिप्रेशन यानी कि काफ़ी ज़्यादा मंदी आई थी, ठीक है। और इस पीरियड के दौरान मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैटास्ट्रॉफिक डेक्लाइन। तो देखिए बहुत ज़्यादा विनाश जो है पूरे संसार को झेलना पड़ा था, प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम में और ट्रेड में, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा विनाश जो है देखने के लिए मिला। तो देखिए यहाँ पर जानते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैनी कंट्रीज फाइनेंस दियर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स फ्रॉम यूएसए। तो यहाँ पर हमें जानना यह है कि यूएसए में ऐसा क्या हुआ कि उसकी इकोनॉमी में एकदम से उछाल आया। तो देखिए बहुत सारी कंट्रीज थी जिसे यूएसए फाइनेंस करता था, लोन देता था। इन द अर्ली 1920 इकोनॉमी ऑफ यूएसए वाज स्ट्रॉन्ग। तो देखिए अर्ली 1920 में जो इकोनॉमी थी यूएसए की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। बट द ओवर प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर लेड टू द डिप्रेशन। तो देखिए लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से इंडस्ट्री, चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे एग्रीकल्चर में हो, इससे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ जाता है। देयर वाज ए स्प्रेड इन द परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स एक्सेट्रा थ्रू हायर परचेज। तो देखिए अब जो है जब लोगों की इनकम ज़्यादा हो गई थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो उससे जो ये सारी चीज़ें हैं, जितनी भी ये मशीन से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन से रेडियो है, ये सारी चीज़ों की जो परचेज थी, मतलब इनकी डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब लोगों के पास पैसा होता है। लेकिन आगे क्या हुआ, विद द फॉल इन प्राइस एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ डिप्रेशन, यूएस बैंक स्लैश डोमेस्टिक लैंडिंग एंड कॉल्ड बैक लोन। तो देखिए अब जो है यूएसए को थोड़ा आभास हो गया कि डिप्रेशन आने वाला है, मंदी आने वाली है, तो यूएस बैंक ने क्या किया, डोमेस्टिक लोन भी देना बंद कर दिया और जितना भी लोन दे रखा था उसे वापस मांगने की डिमांड उन्होंने शुरू कर दी। तो देखिए फार्म्स कुड नॉट सेल दियर हार्वेस्ट। अब जो फार्म्स थे वो अपनी फसल को नहीं बेच पा रहे थे ऐसी कंडीशन में। हाउस होल्ड वर रूइन एंड बिजनेस कोलैप्स। तो देखिए जितने भी हाउस होल्ड थे वो सब कोलैप्स हो गए थे, बिजनेस जो है वो भी सब ठप हो गए थे। द कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी ऑफ 1920 डिसअपियर्ड। और जो कंज्यूमरिस्ट की प्रॉस्पेरिटी थी, समृद्धि थी, वो पूरी डिसअपियर हो गई थी 1920 में। तो देखिए फेस्ड विद फॉलिंग इनकम्स मैनी हाउस होल्ड कुड नॉट रीपे। तो देखिए अब जब इनकम घट रही थी तो क्या हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें जो हाउस होल्ड को परचेज करने में जो पैसे लगाए गए थे उसे वो लोग रीपे नहीं कर पा रहे थे। व्हाट दे हैड बोरोड, जो उन्होंने उधार पर लिए थे। दे इवन वर फोर्स टू गिव अप दियर होम्स। अब उन्हें मजबूरन अपने घरों को छोड़ना पड़ा, कार्स को, दूसरी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थी उन सबको उन्हें छोड़ना पड़ रहा था।
यूएस बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स, तो देखिए यूएस बैंकिंग सिस्टम जो है पूरा कोलैप्स हो गया था बिटवीन 1929 एंड 1939। ओवर 4,000 बैंक्स हेड क्लोज, तो देखिए 4,000 बैंक्स जो है बंद कर दिए गए थे। 1920 में तो एकदम से उछाल आया, लेकिन ये जो ऊपर बताया ना कि किसी भी चीज़ की जड़ें किसी चीज़ से जुड़ी हुई होती हैं, तो यही बताया गया। इसमें डिप्रेशन भी देखने के लिए मिला। तो देखिए इतने सारे बैंक जो है बंद कर दिए थे। 1,10,000 कंपनीज जो थी वो भी बंद हो चुकी थी, ध्वस्त हो चुकी थी। हैंस वी कैन से दैट द रूट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रूट है ना ग्रेट डिप्रेशन की, वो कहीं ना कहीं एक बूम से जुड़ी होती है, यानी कि उछाल के साथ जो है मंदी भी आती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने समझी। Briefly explain the two key lessons which economists and politicians draw out from interwar इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। तो देखिए हमें ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है कि कौन से दो पार्ट सीखे इकोनॉमिस्ट ने, जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने, जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने कौन से दो पार्ट सीखे, ये जो इकोनॉमिक एक्सपीरियंस था उन्होंने कौन सी दो चीज़ों को सीखा था। ठीक है, वॉर के अंदर जब मतलब वॉर चल रहा था तो उन्हें क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए मिली, तो कौन से दो पार्ट उन्होंने सीखे ये हम जानेंगे। फर्स्ट, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट सस्टेन विदाउट मास कंजप्शन। तो देखिए पहला पार्ट तो उन्होंने ये लिया, पहली सीख ये ली कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो किस पर बेस है, मास प्रोडक्शन पर, और वो सस्टेन नहीं कर सकती है, वो टिक नहीं सकती है जब तक कि मास कंजप्शन ना हो। यानी कि प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन कंजप्शन है नहीं, तो क्या होगा, ये नहीं टिक पाएगा। बट टू एंश्योर मास कंजप्शन देयर वाज अ नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम्स। अब देखिए कंजप्शन के लिए क्या चाहिए, हाई और स्टेबल इनकम चाहिए। ठीक है, तभी तो लोग कोई चीज़ें खरीद पाएंगे। इनकम कुड नॉट बी स्टेबल इफ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल। तो देखिए इनकम जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएगी अगर एम्प्लॉयमेंट स्थिर ना हो। Thus, stable income also required steady full employment। इस प्रकार से जो स्थिर इनकम है उसकी ज़रूरत होती है, उसके लिए ज़रूरत होती है फुल एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, बट मार्केट अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन मार्केट जो है वो पूरी गारंटी नहीं ले सकता है पूरे एम्प्लॉयमेंट की। देयरफॉर द गवर्नमेंट कुड हैव टू स्टेप इन, इसलिए गवर्नमेंट को उसमें कदम बढ़ाना होगा। टू मिनिमाइज फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस, ये जो प्राइसेस हैं इसका उतार चढ़ाव जो है उसको मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट देने के लिए और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरी बात क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू ए कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो देखिए डिपेंड इस चीज़ पर भी करता है कि किसी भी एक कंट्री का इकोनॉमिक लिंक संसार में दूसरी कंट्री से कैसे है, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी अचीव्ड इफ गवर्नमेंट हैड पावर टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर्स। तो देखिए द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जो गोल है ना फुल एम्प्लॉयमेंट का, वो कब अचीव किया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट के पास पावर हो कि किस तरह से हमें गुड को फ्लो करना है, आयात निर्यात हमें किस तरह करना है, कैपिटल किस तरह यानी कि पूंजी किस तरह से लगानी है और लेबर किस तरह से लगाना है। अगर गवर्नमेंट के हाथ में ये सारी चीज़ें होंगी तो एम्प्लॉयमेंट फुल हो सकता है। Thus, the main aim of the post-war international economic system was preserve economic stability एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। तो देखिए इस तरह से जो मेन एम था, ठीक है, वो क्या था कि किस तरह से जो इकोनॉमिक है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट हो इस इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड चेंज विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट टू अमेरिका। तो देखिए ये जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था ये चेंज हुआ जब अमेरिका का सी रूट पता चला, यानी कि अमेरिका जाने का जो समुद्री रास्ता था उसकी डिस्कवरी हुई, उसकी खोज हुई। तो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है एक सुटेबल एग्जाम्पल देके। तो देखिए मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड्स लाइक पटैटोज, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, टमाटोज, चिली, स्वीट पटैटोज। तो देखिए उससे पहले हमें ये पढ़ना है, हाँ,
द प्री मॉडर्न वर्ल्ड चेंज, ये जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है ना, ये बहुत सारा इसमें बदलाव देखने के लिए मिला जब अमेरिका के सी रूट की खोज हुई। तो देखिए, मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड लाइक पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमाटो, चिली, स्वीट पोटैटोज एक्सेट्रा वर इंट्रोड्यूस टू यूरोप आफ्टर डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। अमेरिका की डिस्कवरी होने के बाद, खोज होने के बाद इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस यूरोप में किया गया। सम टाइम दीज क्रॉप्स मेड डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कभी कभी ये जो क्रॉप्स है ना, ये लाइफ और डेथ के बीच काफ़ी डिफरेंस पैदा कर देती हैं। द पुअर बिगेन टू ईट बेटर। अब जो गरीब लोग थे उन्होंने अच्छे से खाना शुरू कर दिया, लंबा जीवन जीना शुरू कर दिया यूरोप में। किसके साथ? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, पोटैटो के आने के बाद। Precious metals like silver found in present day Peru and Mexico also enhance Europe's wealth and finance its trade with Asia। तो देखिए, जो प्रीसियस मेटल है जैसे कि सिल्वर है, तो ये अभी प्रेजेंट डे में कहाँ पर है? पेरू और मैक्सिको में है। इनसे यूरोप की जो वेल्थ थी उसमें बढ़ावा हुआ और इससे वो क्या करने लगा? एशिया के साथ ट्रेड करने लगा। स्लेव ट्रेड स्टार्टेड। अब जो है दास का जो ट्रेड था, व्यापार था, वो भी होना शुरू हो गया। यूरोपियन ट्रेडर्स कैप्चर स्लेव्स इन अफ्रीका। अब जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो क्या किया करते थे? अफ्रीका से जो दास थे उन्हें पकड़ लिया करते थे। एंड टुक दैम टू अमेरिका, उन्होंने अमेरिका लेकर जाते थे। हियर दे वर्क ऑन प्लांटेशन, जहाँ पर वो प्लांटेशन का काम किया करते थे। यूरोप नाउ एमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। इस तरह से यूरोप जो है अब वर्ल्ड ट्रेड क्या बनकर उभरा था? सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बनकर उभरा था। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वर कॉमन। अब ये जो धार्मिक झगड़े थे ये भी बहुत साधारण सी बात थी। रिलीजियस डिसेंटर्स वर प्रोसिक्यूटेड। तो देखिए, जो रिलीजियस यानी कि धर्म से जुड़े हुए लोग थे उन्हें जो है दबाया जाता था। 1000 देयर फोर फ्लैड यूरोप फॉर अमेरिका। हजारों जो है डर की वजह से यूरोप से अमेरिका में भाग गए थे। डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, जर्म विच वर कैरिड बाय यूरोपियंस टू अमेरिका। तो देखिए, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां हैं, जो जर्म्स हैं, उन्हें कैरिड किया गया यूरोपियंस के द्वारा अमेरिका में। डेसिमेटेड द होल कम्युनिटी, जिसने विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया पूरे समुदाय को। हु हैड नो इम्यूनिटी टू इट, जिनके पास उनके लिए कोई इम्यूनिटी नहीं थी। राइट एनी 3 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। तो देखिए, हमें 3 फैक्टर्स ऐसे बताने हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन हो रहा था इंडिया से। तो देखिए, इन द 19th सेंचुरी अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन लेबरर्स वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन। तो देखिए, 19th सेंचुरी में बहुत बड़े नंबर में जो इंडियन लेबरर्स थे वो प्लांटेशन के लिए जा रहे थे। कहाँ पर जा रहे थे वो? प्लांटेशन के लिए, माइनिंग के लिए और रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। पूरे संसार में उन्हें भेजा जा रहा था। तो देखिए, द फॉलोइंग फैक्टर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। और यहाँ पर कुछ रीजंस दिए गए हैं जो जिम्मेदार थे माइग्रेशन के लिए। तो देखिए, इन इंडिया इंडेंचर्ड लेबर वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखिए, भारत में जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे उन्हें हायर किया जाता था एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उन्हें लेकर जाते थे। दे प्रॉमिस विद रिटर्न ट्रैवल टू इंडिया। तो उन्हें प्रॉमिस भी किया जाता था कि वो वापस से इंडिया में लौट कर आएंगे। द एजेंट्स प्रोवाइड देम फॉल्स इन्फॉर्मेशन। जो एजेंट थे उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दिया करते थे अबाउट द नेचर ऑफ वर्क, काम के बारे में, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया करते थे। होपिंग फॉर बेटर फ्यूचर, और वो चले जाते थे कि अपने उनका जो फ्यूचर है वो बेटर होगा। द वर्कर्स माइग्रेटेड इन अदर कंट्रीज, और जो वर्कर्स थे वो इसीलिए माइग्रेट होते थे दूसरी कंट्रीज में। तो देखिए, यहाँ पर दूसरा रीजन दिया गया है, मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स कम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन। द उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया, मतलब ये सारी जगहों से लोग जो है माइग्रेट हुआ करते थे। एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ से लोग जो है माइग्रेट होते थे। दीज रीजन्स कॉटेज इंडस्ट्रीज डेक्लाइन। तो देखिए, ये जो सभी रीजन थे इनमें जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी ना वो उनका पतन हो रहा था। लैंड ग्रांट्स जो थे वो बढ़ गए थे।
लैंड वर क्लियर्ड फॉर माइंस, जो लैंड्स थी जिन पर वो काम किया करते थे उन्हें क्लियर किया जाता था माइनिंग के लिए, प्लांटेशन के लिए। ऑल दीज फैक्टर्स फोर्स द पुअर टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क, और यही सारे कारण थे जिनकी वजह से जो गरीब थे उन्हें माइग्रेट होना पड़ रहा था काम की तलाश में। मैनी इंडेंचर लेबरर्स एग्री टू टेक अप वर्क होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी और ऑपरेशन इन दियर होम विलेज। तो देखिए बहुत सारे इंडेंचर लेबर तो इसलिए जाते थे जिससे कि वो अपनी गरीबी को हटा सकें या उन पर जो अत्याचार होता था उनके होम विलेज में उससे वो बच सकें। लेबरर वर लार्जली required in other countries and the scope of employment forced the workers to migrate। तो देखिए जो लेबरर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी दूसरी कंट्रीज़ में और उन्हें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत थी, और यही कारण था कि जो वर्कर थे वो माइग्रेट हो रहे थे। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चैप्टर हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। आने वाली वीडियोज़ में हम MCQs करने वाले हैं। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।